सोचिए, उस चुलबुली और आजाद ख्यालों वाली लड़की के दिल पर क्या गुजरेगी जिसे उसके माता पिता जबरदस्ती शादी के बंधन में बांधना चाहते हों और वो गुस्से में घर छोड़कर भाग रही हो। पर विडंबना देखिए कि हावड़ा स्टेशन से छूटती उसी ट्रेन के लेडीज डिब्बे में ऐन उसी वक्त एक अजनबी नौजवान चलती ट्रेन में छलांग लगाकर अंदर घुस आए, जिसे देखते ही लड़की की आंखों में 5 साल पुराना एक भूला बिसरा सावन जी उठ खड़ा हो। मालती, जो कलकत्ता ए हॉस्टल से सिर्फ इसलिए भागी क्योंकि उसे अपनी आज़ादी प्यारी थी, और चिन्मय, जो अपनी माँ की बीमारी का झूठा बहाना सुनकर कलकत्ता से भागा क्योंकि उसे अरेंज मैरिज से नफरत थी। पर विधाता का जादुई खेल तो देखिए, जिस अनजान रिश्ते को दोनों अपने अपने घरों में ठुकरा कर आ रहे थे, ट्रेन के उसी बंद डिब्बे में जब उस रिश्ते का घूंघट उठा तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। बंगाली साहित्य की प्रख्यात लेखिका प्रतिभा बसु की लिखी यमर रचना विवाह एक छलावा, प्रेम की मासूमियत, तकदीर के अनोखे मोड़ और दो हृदयों के मिलन की एक ऐसी मनमोहक दास्तान है जो आपके अंतर मन को मीठी खुशी से सराबोर कर देगी। सुनिए डिजिटल नॉवल वर्ल्ड की एक और संवेदनशील प्रस्तुति। आइए सीधे रुक करते हैं बैसाख की उस कड़कती बिजली और तूफानी शाम वाले हॉस्टल के कमरे का, जहां मिस मंडल की कड़क डांट से बेपरवाह मालती अपने भीगे कपड़ों में शाल तख्ते का एक बड़ा सा ठोंगा छिपाकर अपनी सहेलियों के सामने गजे का पहला कुरकुरा टुकड़ा तोड़ने जा रही है। बैसाख के महीने का वो खुला आसमान देखते ही देखते घने और काले बादलों से घिर गया। अचानक से एक बहुत तेज आंधी उठी और उसके साथ ही झमाझम बारिश शुरू हो गई। लड़कियां जहां भी थीं, सब दौड़ भागकर एक ही कमरे में इकट्ठा होने लगीं। कोई खिड़कियां बंद करने के लिए भाग रही थी तो कोई बिना किसी बात के जोर जोर से चीख रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उन सबके बीच खुशी की कोई बहुत बड़ी लहर दौड़ गई हो। थोड़ी देर बाद जब सब लोग इत्मीनान से एक साथ बैठ गईं, तो अचानक एक लड़की बोल उठी कि अरे मालती कहाँ रह गई। दूसरी लड़के ने कहा कि वो तो अभी मैदान में ही थी। एक और लड़की बोली कि जब मैंने काले बादल देखे थे तब तो वो बाहर विजिटर्स रूम के दरवाजे पर खड़ी थी। पहली लड़की ने झुंझलाते हुए कहा कि सच में वो भी बड़ी अजीब लड़की है, मुझे पक्का यकीन है कि वो इस बारिश में बाहर निकल गई होगी, लेकिन जब किसी दिन मिस मंडल की डांट पड़ेगी ना तो उसका सारा दिमाग अपने आप ठंडा हो जाएगा। तभी मालती ने बहुत ही नाटकीय अंदाज में कमरे में कदम रखा। वो पूरी तरह से भीगी हुई थी और उसके कपड़ों से पानी टपक रहा था। उसने अपने दोनों हाथों से कोई अजीब सा इशारा करते हुए कहा कि नहीं सखी, मैं वहां नहीं थी, बारिश जो शुरू हो गई थी तो क्या मजा आया, मैं तो दौड़कर गजा लाने गई थी। और ये कहते ही उसने अपने कपड़ों के अंदर बड़ी हिफाजत से छिपाकर रखा हुआ साला पत्ते का एक बड़ा सा ठोंगा बाहर निकाला। उसने उस ठोंगे को बारिश के पानी से बहुत बचा के रखा था और फिर उसने मजे से उसमें से गजा निकाला और मटुर मटुर करके चबाना शुरू कर दिया। उसे गजा खाते देख सब लड़कियां एक साथ टूट पड़ी। कोई चीख कर बोली कि अच्छा तो ये बात है। किसी ने कहा कि अरे ओ राक्षसी। कोई उसका हाथ पकड़कर बोली कि मुझे भी देना। किसी ने शिकायत की कि अरे तूने तो सब कुछ अकेले ही खा लिया। और फिर सब एक साथ चबाते हुए बोलने लगी कि वाह क्या लाजवाब है। किसी ने प्यार से कहा कि मालती तू तो सचमुच जुग जुग जिए। थोड़ी देर तक उन सब की वो मीठी और छोटी छोटी नोक झोंक पानी के बुलबुलों की तरह उस कमरे में गूंजती रही और देखते देखते साला पत्ते का वो इतना बड़ा ठोंगा बिल्कुल खाली हो गया। मालती ने एक बहुत ही भारी और ठंडी सांस छोड़ी और बड़ा मायूस सा चेहरा बनाते हुए कहा कि सखी क्या ये सब अच्छा हुआ। एक लड़की ने तुरंत उसे गले लगा लिया और बोली कि हाँ बहुत ही अच्छा हुआ। दूसरी लड़की अपने मुंह का आखिरी टुकड़ा चबाते हुए तारीफ करने लगी कि तिवारी का वो बेटा भी कितने शानदार गजे तलता है। एक लड़की तो मजे में अपने हाथ पैर पसार कर वहीं जमीन पर लेट गई। फिर कोई बैठी रही तो कोई खड़ी रही और कोई दीवार के सहारे टिक गई, लेकिन सब की सब बस उसी गजे की तारीफों के पुल बांध रही थीं। बहुत देर बाद मालती ने गला साफ करते हुए कहा कि अरे भाई, सूंघने से ही आधा पेट भर जाता है। तुम सबने इतनी देर तक गजा गजा करके ही बहुत सारे गजे खा लिए हैं। अब जरा मेरी ये जरूरी बात भी सुन लो। एक सहेली ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि बाप रे, तेरे पास भी जरूरी बातें होने लगीं। मालती ने शांत स्वर में जवाब दिया कि कल मैं पटना जा रही हूं। पटना का नाम सुनते ही सब चौंक पड़ी और एक साथ पूछने लगी कि पटना क्यों। पूरब की एक लड़की ने अपनी देहाती बोली में खींचते हुए पूछा कि आखिर वहां क्या काम आ पड़ा।
मालती ने नाटक के अंदाज में कहा कि मेरे परम पूज्य पिताजी श्रीमान अबनी मोहन बाबू ने। एक लड़की ने बीच में ही टोकते हुए पूछा कि क्या तेरे पिताजी ने बुलाने के लिए खत लिखा है? मालती ने कहा कि हाँ, खत में तो मैंने ऐसा ही पढ़ा है। एक सहेली ने हाथ बढ़ाते हुए कहा कि जरा मुझे भी तो दिखा। मालती ने नखरे दिखाते हुए कहा कि अरे इसमें देखने वाली क्या बात है? उसमें साफ लिखा है कि मेरी परम योग्य और विदुषी इकलौती पुत्री, तुम ये पत्र मिलते ही तुरंत चली आओ। और आखिर में उन्होंने बड़े लाड़ से लिखा है कि मेरी प्यारी बेटी मालू, तुम मेरी आंखों का कांटा और जिंदगी का जंजाल हो। अगर तुम नहीं आई तो मैं। मालती की बात सुनकर एक लड़की हंसकर बोली कि तू बिल्कुल बातूनी है। मालती ने आंखें बड़ी करके कहा कि अच्छा, तुम लोगों को मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है? एक सहेली ने कहा कि नहीं, तुझे अभी इतनी जल्दी पटना जाने की जरूरत नहीं है। मालती ने सिर हिलाकर कहा कि सखी, पिताजी की आज्ञा टालना बहुत बड़ा पाप होता है। उस लड़की ने पूछा कि लेकिन पिताजी को अचानक इतनी जरूरी आज्ञा देने की क्या जरूरत पड़ गई? मालती ने गहरी सांस ली और शर्माते हुए बोली कि पक्के तौर पर मेरी शादी होने वाली है। शादी का नाम सुनते ही सारी लड़कियां हैरत से चीख पड़ी। मालती ने हंसते हुए कहा कि हाँ, सचमुच मेरी शादी होने वाली है। इसीलिए तो मैं गा रही हूं कि सखा अचानक से कुछ मत कह देना, और अगर प्यार करते हो तो ये छलावा क्यों? इतना कहकर मालती ने सुरीली आवाज में अपना गाना शुरू कर दिया। तभी अचानक दालान में कुछ भारी कदमों की आहट गूंजी, जिसने उस कमरे में अजीब सा खौफ भर दिया। मिस मंडल का सिर बहुत बड़ा था, जिस पर उन्होंने एक छोटा सा जूड़ा बांध रखा था। अपने छोटे पैरों पर भारी भरकम शरीर का बोझ उठाए वे धप धप करती हुई दरवाजे पर आ खड़ी हुईं। उन्होंने कड़क आवाज में पुकारा, मालती। मालती ने अपना सिर झुकाकर दबी हुई आवाज में कहा, जी। मिस मंडल ने कहा कि आज तुम्हारे पिताजी का एक जरूरी खत आया है। मालती ने फिर सिर झुकाते हुए कहा, जी। मिस मंडल ने आगे कहा कि उन्होंने लिखा है। मालती ने फिर बस इतना कहा, जी। मिस मंडल ने कहा कि उन्होंने लिखा है कि मैं तुम्हें घर जाने की इजाजत देने में कोई संकोच ना करूं। मालती ने नजरें नीची रखे हुए कहा, जी। मिस मंडल ने हुक्म सुनाते हुए कहा कि बिना कोई देर किए मैं कल ही तुम्हें रवाना कर दूंगी। मालती ने कहा, जी अच्छा। मिस मंडल ने जाते जाते कहा कि तुम अपना सामान बांधकर तैयार रहना। मालती ने एक बार फिर गर्दन हिलाते हुए कहा, जी अच्छा। मिस मंडल के जाते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। उनके वे भारी कदम जैसे ही दालान के उस पार गए तो लड़कियां जो अब तक अपनी हंसी रोककर खड़ी थीं, वे सब एक साथ ठाका मारकर हंस पड़ीं और एक दूसरे के ऊपर गिरने लगीं। अगले दिन हावड़ा स्टेशन पर भारी भीड़ और शोरगुल मचा हुआ था। न जाने कितने तरह के लोगों की, कितनी तरह की आवाजें वहां गूंज रही थीं। भाप वाले उन बड़े बड़े इंजनों की वो भारी और कर्कश आवाज, गार्ड की सीटी, और चारों तरफ बस भागम भाग मची थी। मालती उस भारी भीड़ को चीरती हुई और सबसे बचती बचाती औरतों वाले एक सेकंड क्लास डिब्बे में आ पहुंची और बड़े ही इत्मीनान से अपनी जगह पर बैठ गई। एक कुली ने जो उसका सामान लेकर आया था, पूरे 1 रुपए की नकद बख्शिश पाकर खुशी से उसका बिस्तर बड़े ही सलीके से फैला दिया। उस दौर में 1 रुपए की बख्शीश कोई छोटी रकम नहीं थी, बल्कि आज के हिसाब से ये कोई 500-700 रुपयों की भारी खुशी के बराबर रही होगी। कुली ने बहुत ही अदब से पूछा कि मेम साहब, क्या मैं आपके लिए स्टेशन से कुछ खाने पीने का सामान ले आऊं? मालती ने उसे इतनी तेज झिड़की दी कि वो बेचारा तुरंत वहां से रफ्फू चक्कर हो गया। अब मालती ने डिब्बे की खिड़की से अपना मुंह बाहर निकाला। उसकी आंखों में किसी छोटे बच्चे जैसी हैरानी और खुशी थी और वो बड़े मजे से बाहर का तमाशा देख रही थी। तभी स्टेशन का वो भारी घंटा बजा और लाल हरी झंडियां फहराई गईं। गार्ड अपनी सीटी बजाता हुआ डिब्बों के किनारे किनारे गुजरा और ट्रेन ने धीरे धीरे रेंगना शुरू कर दिया। ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म के किनारे ही थी कि तभी एक नौजवान दौड़ता हुआ आया और छलांग मारकर उसी डिब्बे के पायदान पर चढ़ गया। उसके हाथ में एक छोटा सा सूटकेस था, जिसे उसने झटके से डिब्बे के अंदर फेंक दिया और फिर दरवाजे का हैंडल घुमाकर खुद भी अंदर घुस आया। लेकिन अंदर घुसते ही उसके होश उड़ गए और वो घबराकर बोला कि अरे बाप रे, ये तो औरतों वाला डिब्बा है। उसने बहुत ही मायूस चेहरा बनाया और अपना सूटकेस वापस उठाकर दरवाजे का हैंडल खोलने लगा।
मालती, जो अचानक एक अजनबी मर्द को इस तरह चलती ट्रेन में घुसते देखकर अंदर ही अंदर बहुत घबरा गई थी, अब उसे वापस बाहर कूदते देखकर और भी ज्यादा बेचैन हो उठी। उसने सोचने लगी कि अरे ये आदमी कर क्या रहा है, कहीं चलती ट्रेन से गिरकर अपनी जान न गवा बैठे। उसने घबराते हुए कहा कि अरे ये आप क्या कर रहे हैं, ट्रेन तो चल पड़ी है। और ये कहते हुए उसने उस नौजवान के चेहरे की तरफ बहुत गौर से देखा। उसे देखते ही मालती की आंखें अचानक से चमक उठीं। उसकी आंखों में थोड़ी सी हैरानी थी, थोड़ी सी खुशी थी और थोड़ा सा मजाक भी था। ऐसा लग रहा था मानो उसे अपने किसी पुराने बीते हुए कल का कोई बहुत ही मजेदार किस्सा याद आ गया हो। उसने बहुत ही हल्के और मजाकिया लहजे में पूछा कि क्यों जी, क्या आत्महत्या करने का इरादा है? उस नौजवान ने चौंक कर पूछा कि जी क्या कहा आपने? उसके मोटे शीशे वाले चश्मे पर बाहर की रोशनी चमक रही थी। मालती ने कहा कि अरे, ट्रेन तो रफ्तार पकड़ चुकी है। नौजवान ने बस इतना कहा कि जी हाँ। मालती ने पूछा कि तो फिर आप चलती ट्रेन से बाहर क्यों कूद रहे हैं? वो नौजवान बहुत ही शर्मिंदा सा चेहरा लिए उसी दरवाजे के हैंडल पर अपना हाथ रखे वहीं खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद उसने झिझकते हुए कहा कि असल में मुझे मालूम नहीं था कि ये औरतों का डिब्बा है। मालती ने तंज कसते हुए कहा कि ओहो, तो जब आपको मालूम पड़ गया तो क्या आप चलती ट्रेन से छलांग लगा देंगे? उस नौजवान ने बहुत ही सकपकाते हुए कहा कि अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, बस ये औरतों का डिब्बा है इसलिए। मालती को उसकी घबराहट देखकर बहुत तेज हंसी आ रही थी, लेकिन उसने किसी तरह अपना चेहरा गंभीर बनाए रखा। उसने कहा कि अरे भाई, तो औरतें कोई बाघ भालू थोड़ी हैं जो आपको खा जाएंगी। नौजवान ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मालती ने कहा कि तो फिर वहां दरवाजे पर लटकने की क्या जरूरत है, आप यहां आकर बैठ भी तो सकते हैं। नौजवान ने राहत की सांस लेते हुए कहा कि जी अगर आपकी इजाजत हो तो। और ये कहते हुए वो बहुत ही संभल कर सामने वाली सीट के कोने पर आकर बैठ गया। अब उसके चेहरे पर थोड़ी सी तसल्ली नजर आ रही थी। उसने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और अपना पसीना पोंछते हुए खिड़की से बाहर देखते हुए कहा कि कहीं गार्ड आकर कोई बवाल ना खड़ा कर दे। मालती ने हंसते हुए कहा कि नहीं नहीं, गार्ड में इतनी शराफत नहीं है कि वो चलती ट्रेन में चढ़कर आपको डांटने आएगा। उस नौजवान ने बड़ी राहत की सांस ली और दोनों हाथ जोड़कर कहा कि चलिए, आपने मुझे यहाँ बैठने दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुनकर मालती ने अपनी भौहें सिकोड़ी और थोड़ा चिढ़ते हुए कहा कि अरे, इसमें शुक्रिया कैसा, ये ट्रेन तो उन अंग्रेज़ों ने बनवाई है और इसका टिकट आपने अपने पैसों से खरीदा है, तो फिर इसमें मेरी तरफ से शुक्रिया कैसा? नौजवान ने बहुत ही नरमी से कहा कि अरे नहीं, बात वो नहीं है, दरअसल ये औरतों का डिब्बा है ना, इसलिए। मालती ने तुरंत अपनी गर्दन हिलाई और विरोध करते हुए कहा कि नहीं नहीं, ये सब औरतों का डिब्बा या औरतों की सीट या औरतों का पार्क या औरतों की दुकान जैसी बातों पे मैं बिल्कुल यकीन नहीं करती। अरे ये औरतों का अलग से क्या मतलब होता है? क्या औरतें किसी दूसरी दुनिया की कोई अलग ही तरह की जीव होती हैं? उस नौजवान का दिमाग थोड़ा चकरा गया और वो घबरा कर बोला कि नहीं नहीं, मैंने वो तो नहीं कहा। मालती ने बात काटते हुए कहा कि तो फिर और क्या कहा आपने? और ये कहकर मालती ने अचानक से बात वहीं खत्म कर दी और एक बहुत ही मोटी सी किताब खुलकर अपने चेहरे के सामने अड़ा ली। वो नौजवान थोड़ी देर तक उसे यूं ही हैरानी से देखता रहा। फिर उसने भी इत्मीनान से बैठकर अपना सूटकेस खोला और उसमें से नीले रंग की एक मोटी सी किताब निकाल ली। अब दोनों के बीच बिल्कुल सन्नाटा छा गया और वक्त चुपचाप गुजरने लगा। ट्रेन की रफ्तार और उसकी छुक छुक की आवाज अब पहले से काफी तेज हो गई थी। कुछ देर बाद मालती ने उस किताब की आड़ से ही पूछा कि वैसे आपको जाना कहाँ तक है? लड़के ने अपनी किताब से मुंह उठाया। उसकी आंखों को देखकर साफ लग रहा था कि वो सचमुच उस किताब के अक्षरों में बहुत गहराई तक डूब चुका था। उसने चौंक कर पूछा कि जी आप मुझसे कुछ कह रही हैं? मालती ने कहा कि अरे नहीं, मैं तो बस ये कह रही थी कि आप अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे ना? वो नौजवान हाँ कहने वाला था, लेकिन अचानक उसे भी थोड़ी सी दिल लगी करने का लालच आ गया। उसने अपनी वो नीली किताब बंद करके बगल में रख दिया और मुस्कुरा के बोला कि लेकिन मैं उतरूंगा क्यों? मालती ने हैरानी से कहा कि क्यों का क्या मतलब है, ये औरतों का डिब्बा है। नौजवान ने चुटकी लेते हुए कहा कि तो क्या हुआ, अभी थोड़ी देर पहले तो आपने कहा था कि आप इन सब बातों को नहीं मानती। मालती ने कड़क कर कहा कि हाँ, मैं नहीं मानती। नौजवान ने उसी अंदाज में कहा कि तो फिर बात खत्म। मालती ने उसे समझाते हुए कहा कि लेकिन बात खत्म नहीं हुई है, जब अगला स्टेशन आएगा तो गार्ड आपको इस डिब्बे से उतार देगा और फिर आपकी जगह वो खुद यहां पहरा देने बैठ जाएगा। कम से कम जब तक आप इस डिब्बे में रहेंगे तब तक तो उसे पक्का पहरा देना ही पड़ेगा। मालती ने अपने चेहरे के सामने से किताब हटा ली थी। उसका वो गोरा और चमकता हुआ चेहरा हंसी से खिल उठा था और उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें भी मोतियों की तरह चमक रही थी। अब जाकर उस नौजवान ने पहली बार मालती को बहुत ही ध्यान और पूरी नजरों से देखा। वो लगभग अंधी सी नजरों से काफी देर तक बस मालती के उस चेहरे को ही निहारता रह गया। फिर उसके होठों पर भी एक हल्की सी मुस्कान फैल गई और उसने मजाक के लहजे में कहा कि अले, तब तो ये बहुत भारी चिंता की बात है।
कहीं ऐसा ना हो कि आखिर में उस गार्ड की निगरानी करने के लिए मुझे ही इस डिब्बे में रुकना पड़े। मालती ने पूछा कि इसका मतलब है कि आप अगले स्टेशन पे नहीं उतरेंगे? नौजवान ने सिर हिलाकर कहा कि जी नहीं। मालती ने बहुत ही बेरुखी से कहा कि तो फिर ठीक है, बैठे रहिए। और ये कहकर मालती ने अपनी नजरें फिर से उसी किताब के पन्नों में गड़ा ली। थोड़ी देर तक फिर से सन्नाटा छाया रहा। फिर उस लड़के ने ही चुप्पी तोड़ते हुए पूछा कि क्या आप किताब पढ़ रही हैं? मालती ने बहुत ही रूखेपन से जवाब दिया कि हाँ, वो तो आप अपनी आंखों से देख ही रहे हैं। उस नौजवान ने हार नहीं मानी और फिर से पूछा कि लगता है आपको किताबें पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है। मालती ने बस एक लफ्ज में जवाब दिया कि हाँ, बहुत शौक है। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा कि सच कहूं तो मुझे भी किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन अगर कोई जीता जागता इंसान मेरे आसपास बैठा हो तो फिर मेरा मन किताबों में नहीं लगता। इस बार मालती ने अपनी किताब के पन्नों के बीच अपनी उंगली दबाई और मुंह फेरकर उसकी तरफ देखा। उसने कहा कि मुझे लगता है आपकी वो नीली किताब यूजीन ओ नील का कोई नाटक है। लड़के ने खुशी से कहा कि जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। मालती ने पूछा कि तो फिर आपको वो मार्को पोलो कैसा लग रहा है? लड़के ने मुंह बनाकर कहा कि अरे वो तो एक नंबर का मनहूस और अभागा इंसान था। मालती ने तुरंत तंज कसते हुए कहा कि बिल्कुल आपकी तरह, और ये कहकर उसने फिर से अपना पूरा ध्यान उसी किताब में लगा लिया। लड़के ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा कि लेकिन ये तो आप मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी कर रही हैं। मालती ने किताब के पन्नों से नजरें हटाए बिना ही पूछा कि इसमें भला नाइंसाफी कैसी? नौजवान बोला कि अरे मैं भला उस मार्को पोलो जैसा मनहूस क्यों होने लगा? मालती ने जवाब दिया कि अगर आप वैसे हैं तो इसमें मैं क्या कर सकती हूं? लड़के ने थोड़ा जोर देकर कहा कि जरा एक बार मेरी तरफ देखकर तो बात कीजिए। मालती ने लापरवाही से कहा कि आप अपनी बात कहिए ना, वैसे भी सुनना तो कानों का काम होता है, हम आंखों से थोड़ी सुनते हैं। लड़के ने हार मानते हुए कहा कि चलिए ठीक है, फिर मेरी बात अपने कानों में ही जाने दीजिए। मैं उस मार्को पोलो जैसा बिल्कुल नहीं हूं, बल्कि सच कहूं तो मेरी हालत तो उस चीन की राजकुमारी जैसी हो गई है। ये सुनकर मालती ने चौंक कर अपनी आंखें ऊपर उठाई और कहा कि अच्छा जी, मैंने आपको यहाँ अपने सामने बैठने दिया और इस औरतों के डिब्बे में रुकने की इजाज़त भी दे दी, और तो और मैंने आपके उस झूठे शुक्रिया को भी ठुकरा दिया। लेकिन इसके बदले में आपने क्या किया? आप अपनी उसी नीली किताब के पन्नों में ही मुंह घुसाकर बैठ गए। अरे आपको कम से कम थोड़ी बहुत तो मेरी असानमंद होना ही चाहिए था। लड़के ने जल्दी से कहा कि अरे तौबा तौबा, क्या आप सचमुच इस बात पे यकीन कर रही हैं? आप मेरे ठीक सामने गद्देदार सीट पर बैठी हों और मैं ओ नील का वो नीरस नाटक पढ़ने में मगन रहूं? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। अरे देवी, मैं तो बस उस किताब की आड़ में बैठकर छुप छुप कर आपकी दया और मेहरबानी की ही दुआएं मांग रहा था। और ये कहते हुए उस नौजवान ने बड़ी नाटक के साथ अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। अब मालती अपना सारा गुस्सा और वो बनावटी गंभीरता भूल गई और अपनी हंसी रोक नहीं पाई। उसने हंसते हुए अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। तभी उस नौजवान ने बहुत ही गंभीर और भारी आवाज में पुकारा, मालती देवी। मालती ने अपनी हंसी रोकते हुए पूछा कि ओह, तो क्या आपने मुझे सचमुच पहचान लिया है? लड़के ने कहा कि क्या आपको अभी तक ये बात समझ में नहीं आई थी? मालती ने कहा कि बिल्कुल नहीं। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे फिर तो ये मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी है। तो मालती ने बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहा कि ओहो, तो आपको ये गुस्सा आ रहा है, लेकिन आपको तो पता ही है कि मेरी नज़र कितनी कमज़ोर है। अगर मैं किसी के चेहरे को बहुत ही ध्यान और गौर से ना देखूं तो मैं उसे पहचान ही नहीं पाती। और ये तो आपको मालूम ही है कि पूरी दुनिया में आपके अलावा कोई और ऐसा चेहरा है ही नहीं जिसे देखने में मैं अपना कीमती वक्त बर्बाद करूं। इसलिए लड़के ने मालती की बात बीच में ही काटते हुए कहा कि और वो भी पूरे 5 सालों के बाद। मालती ने गहरी सांस ली और कहा कि हाँ, 5 साल का वक्त कोई कम थोड़ी होता है। और फिर आप जैसे मामूली और नाचीज इंसानों को इतने लंबे वक्त तक याद रखने के लिए तो ये 5 साल का वक्त भी मानो पूरी 1 सदी के बराबर है। उस लड़के ने बिना रुके अपनी बात पूरी की। उसने कहा कि अब आप खुद ही सोचिए कि जिस इंसान को मैंने इतने अनंत काल तक अपने दिल में बसाकर रखा हो, वो मेरे लिए मामूली कैसे हो सकता है? मालती ने झेंपते हुए कहा कि बस बस, अब रहने दीजिए। और ये कहकर मालती ने फिर से अपनी किताब खोली और पढ़ने का नाटक करने लगी। वो लड़का थोड़ी देर तक चुपचाप उसे देखता रहा और फिर बहुत ही धीमी आवाज में बोला कि तो इसका मतलब है कि अब आप बस किताब ही पढ़ेंगी? मालती ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया कि तो फिर अब और किया भी क्या जा सकता है? लड़के ने बहुत ही हल्के से याद दिलाते हुए कहा कि लेकिन एक वक्त था जब आपने ही मुझसे कहा था कि आप पूरी जिंदगी मेरे साथ बातें करते हुए गुजार सकती हैं। ये बात सुनते ही मालती का चेहरा बिल्कुल सुन्न पड़ गया। उसका मन अचानक से उड़कर पूरे 5 साल पीछे उन पुराने दिनों में जा पहुंचा। वो रोशनी से नहाया हुआ,
और मेहमानों की भारी भीड़ से खचाखच भरा हुआ शावी वाला वो घर उसे याद आ गया। शहनाई की वो लगातार बजने वाली और मन को मोह लेने वाली मीठी धुन, वो दावत, वो भारी शोरगुल और नहर के किनारे बंधी हुई वो बड़ी सी नाव, सब कुछ उसकी आंखों के सामने तैरने लगा। और उन सबके बीच सज धज कर आए हुए उन सुंदर नौजवान बारातियों की वो महफिल। वो मालती के जेठे बाबा की बेटी यानी उसकी अपनी चचेरी बहन की शादी थी, जो उनके पुश्तैनी गांव में बहुत ही धूमधाम से हो रही थी। उस बार उसके पिताजी छुट्टियों में गांव गए हुए थे और सच कहूं तो मालती ने उससे पहले कभी अपना गांव देखा ही नहीं था। जब मालती के मैट्रिक के इम्तिहान खत्म हुए थे तो उसने खुद ही गांव जाने की वो जिद पकड़ी थी और वहां जाकर उसे इतना ज्यादा मजा आया था कि आज भी उसे लगता था कि अगर वो अपनी जिंदगी की सारी खुशियों को एक साथ मिला भी दे तो भी वो उन 3 दिनों की खुशी के बराबर नहीं हो सकती। और उसी शादी के दौरान ही तो इस इंसान से उसकी पहली मुलाकात हुई थी। अगर मैं ये कहूं कि सिर्फ 3 दिनों की उस छोटी सी मुलाकात में ही मालती का दिल इसके लिए धड़कने लगा था, तो ये बिल्कुल सच होगा। और वो नौजवान, उसके दिल का हाल भी मालती से छिपा हुआ नहीं था। वे दोनों एक बहुत ही मीठे रिश्ते में बंधे थे, क्योंकि वो मालती की दीदी का देवर था। इसलिए उन दोनों के बीच हंसी मजाक और दिल लगी करने पर कोई पाबंदी नहीं थी। लेकिन उन 3 दिनों के अंदर ही न जाने कैसे वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ गए थे। और फिर जब शादी की वे सारी रस्में खत्म हो गईं और जीजाजी अपनी पूरी बारात और मालती की दीदी को लेकर वहां से विदा हो गए, तो मालती का दिल टूट गया था। वो भागकर छत की उस छोटी सी कोठरी में छिप गई थी और अपने दोनों घुटनों में मुंह छिपाकर फूट फूट कर रोई थी। तभी उस नौजवान की आवाज ने मालती की सोच का वो धागा तोड़ दिया। उसने पूछा कि आप क्या सोच रही हैं? मालती एकदम से चौंक पड़ी और थोड़ा भारी गले से बोली कि मैं उसी शादी वाले घर के बारे में सोच रही थी। शायद चिन्मय भी उसी बीते हुए कल के बारे में सोच रहा था। क्योंकि मालती की ये बात सुनते ही उन दोनों की आंखों ही आंखों में बहुत सारे सवाल और जवाब बह गए और फिर वे दोनों बिल्कुल खामोश हो गए। मालती जब पटना पहुंची तो लगभग रात हो चुकी थी। उसके पिताजी अबनी बाबू किसी वजह से खुद स्टेशन नहीं आ पाए थे, इसलिए उन्हें लेने के लिए उनका वो पुराना नौकर भोजोहारी आया हुआ था। ट्रेन के रुकते ही मालती के साथ साथ चिन्मय भी नीचे प्लेटफॉर्म पर उतरा, लेकिन उसे तुरंत ही वापस ट्रेन में चढ़ना पड़ा क्योंकि वो ट्रेन वहां ज्यादा देर तक नहीं रुकने वाली थी। मालती ने चलते चलते पूछा कि तो क्या आप मंगलवार को ही लौट रहे हैं? चिन्मय ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा कि अगर हो सके तो आप भी उसी तारीख को मेरे साथ वापस लौट आइएगा। मालती ने मुस्कुराकर कहा कि हाँ, मैं कोशिश करूंगी। चिन्मय ने बात काटते हुए कहा कि अरे, इच्छा तो आपके अपने ही हाथ में है, और अगर आप मुझ पर थोड़ी दया करके उसी दिन आ जाएं तो। तभी पीछे से नौकर भोजोहरी ने टोकते हुए कहा कि अरे दीदी, चलो ना, बहुत रात हो गई है। मालती ने घबराकर कहा कि अच्छा ठीक है, मैं चलती हूं। चिन्मय ने भी हाथ हिलाते हुए कहा कि हाँ अच्छा, और फिर उसने आवाज ऊंची करके कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको याद रहेगा। ट्रेन के पहियों की उस भारी छुक छुक आवाज में शायद चिन्मय मालती का जवाब नहीं सुन पाया। जब तक वो ट्रेन आंखों से ओझल नहीं हो गई, मालती बस उसका उदास चेहरा देखती रही और वो अपना हाथ हिलाता रहा। और फिर एक पल ऐसा आया जब मालती उस सूने प्लेटफॉर्म से धीरे धीरे बाहर की तरफ निकल आई। मालती को इतने दिनों बाद घर पर देखकर उसके पिताजी अबनी बाबू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पिछले 2 दिनों से उन्हें हल्का हल्का बुखार आ रहा था, लेकिन आज वे उसी बुखार में भी पूरे घर में चहलकदमी कर रहे थे। उन्होंने अपनी भाग दौड़ और आवाजें लगा लगाकर घर के सारे नौकर चाकरों को परेशान कर दिया था। उस रात मालती अपनी माँ के सीने से लगकर बिल्कुल किसी छोटी बच्ची की तरह बहुत ही सुकून से सोई थी। अगले दिन सुबह होते ही उसके माँ बाप ने वो असली बात छेड़ दी जिसके लिए उसे बुलाया गया था। अबनी बाबू ने बहुत ही प्यार से कहा कि मालू बेटी, हमने तुम्हारी शादी पक्की कर दी है। शादी का नाम सुनते ही मालती का कलेजा मानो बिछल कर उसके मुंह में आ गया और वो हकलाते हुए बोली कि मेरी शादी? उसके पिताजी ने कहा कि हाँ मेरी बच्ची, लड़का बहुत ही होनहार है और तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा सुपात्र है। मालती एकदम से चीख पड़ी और बात काटते हुए बोली कि नहीं पिताजी, मैं ये शादी नहीं करूंगी। अबनी बाबू ने हैरानी से पूछा कि लेकिन क्यों, क्या बात है?
मालती ने बहुत ही पक्के और मजबूत लहजे में कहा कि पिताजी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मालती की ये बात सुनकर उसकी मां को बहुत हैरत हुई। उन्होंने डांटते हुए कहा कि अरे, तू ये कैसी पागलों वाली बात कर रही है? अगर तू शादी नहीं करेगी तो फिर जिंदगी भर घर में बैठकर क्या करेगी? मालती ने अपना सर झुका लिया और दबी हुई आवाज में कहा कि नहीं मां, मैं शादी नहीं करूंगी। उसकी मां ने फिर से समझाते हुए कहा कि देख मालू, ये बचपना करने का वक्त नहीं है। अगर तू एक औरत के रूप में पैदा हुई है तो एक ना एक दिन तेरी शादी तो होनी ही है, और हम तेरे लिए इतना बढ़िया लड़का ढूंढ कर लाएं कि तूने सोचा भी नहीं होगा। मालती ने झल्लाते हुए कहा कि लड़का चाहे जैसा भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी मां ने कड़क कर कहा कि मालती, तू समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मालती ने रोते हुए कहा कि नहीं मां, मुझे कुछ नहीं समझना। उसकी मां ने अपना माथा पीट लिया और बोली कि लो भाई, ये तो बहुत भारी मुसीबत आ गई है, अब मैं क्या करूं? अबनी बाबू ने अपनी पत्नी को बीच में ही रोक दिया और बोले कि अच्छा, अब तुम थोड़ी देर के लिए चुप रहो। फिर उन्होंने बहुत ही मीठी और प्यार भरी आवाज में मालती को समझाने की कोशिश की और बोले कि मालू, तू तो बहुत समझदार बेटी है ना। तभी पीछे से मालती की छोटी बहन प्रोनोती बोल पड़ी कि अरे, ये खाक समझदार है, अगर इसकी जगह मैं होती तो ना जाने कब की हाँ कह चुकी होती। प्रोनोती की इस बात पर कमरे में हल्की सी हंसी गूंज गई और मालती उस वक्त की बहस से बच गई। लेकिन इस बात से उसका पीछा इतनी आसानी से छूटने वाला नहीं था। भले ही अबनी बाबू ने हार मान ली हो, लेकिन उसकी मां दिन रात उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी रही। और आखिर में पूरे एक हफ्ते तक रूठने, मनाने और रोने धोने के बाद ठीक मंगलवार के दिन मालती अपने कॉलेज के लिए वापस रवाना हो गई। उसे छोड़ने के लिए अबनी बाबू और प्रणोती ही स्टेशन तक आए थे। हर बार उसकी मां भी उसे विदा करने स्टेशन आती थी, लेकिन इस बार वे मुंह फुलाकर घर पर ही बैठी रहीं। तय वक्त पर जैसे ही वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी तो मालती की आंखें खुशी से चमक उठीं, और फिर किसी सेकंड क्लास डिब्बे की खिड़की से झांकती हुई एक और बेचैन आंखों की जोड़ी के साथ उसकी नज़रें टकराने में रत्ती भर भी देर नहीं लगी। शुरुआत में अबनी बाबू की नज़र उस तरफ नहीं गई, लेकिन चिन्मय खुद ही डिब्बे से नीचे उतरा और उनके पास आकर खड़ा हो गया। उसने बहुत ही अदब से पूछा कि क्या आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं? अबनी बाबू की आंखों में एक अजीब सी उलझन थी और वे थोड़ा झेमते हुए बोले कि अरे भाई, मैं तो शायद आपको ठीक से पहचान नहीं पा रहा हूँ। चिन्मय ने कहा कि अरे, वो विकास दादा मेरे भाई हैं ना, और आपकी जो भतीजी है उसके साथ उनकी। ये सुनते ही अबनी बाबू का मुंह हैरत के मारे खुला का खुला रह गया और वे जोर से चीख पड़े, अरे तो क्या तुम वही चिन्मय हो, नरेन बाबू के बड़े बेटे? चिन्मय ने बहुत ही संकोच के साथ सिर हिलाकर कहा कि जी हाँ। अबनी बाबू हक बकाकर बोले कि तो फिर तो तुम। उनका गला मानो सूख गया था और उनसे बात पूरी नहीं हो पा रही थी। तभी मालती की छोटी बहन प्रणोती ने उछलकर दीदी के कान के पास अपना मुंह ले जाकर बहुत ही धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, दीदी दीदी, यही तो वो लड़का है, पिताजी ने इसी के साथ तो तुम्हारी। प्रणोती अपनी बात पूरी कर पाती कि तभी ट्रेन के छूटने का आखिरी घंटा बज गया और उसकी बात बीच में ही अधूरी रह गई। चिन्मय ने मालती को जल्दी जल्दी डिब्बे में चढ़ाते हुए कहा कि अरे चलिए चलिए, जल्दी चलिए। मालती के चढ़ते ही वो खुद भी फौरन उसी डिब्बे में चढ़ गया। ट्रेन के पहियों ने छुक छुक की भारी आवाज के साथ रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी। अबनी बाबू हैरत और सदमे के मारे प्लेटफॉर्म पर बुद्ध बने खड़े रह गए। चिन्मय ने चलती ट्रेन की खिड़की से अपना सिर बाहर निकाला और अबनी बाबू को तसल्ली देते हुए कहा कि आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, मैं आपकी बेटी को बहुत ही हिफाजत से पहुंचा दूंगा। मालती की छोटी बहन प्रणोती एक शरारती सी मुस्कान के साथ अपनी दीदी से नजरें मिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मालती बिल्कुल सुन्न और पत्थर बनी हुई बस उसी खाली होते प्लेटफॉर्म की तरफ निहारती रही। जब स्टेशन काफी पीछे छूट गया तो चिन्मय ने बहुत ही नरमी से पूछा कि क्या मैं आपका बिस्तर लगा दूं? मालती ने बुधे हुए मन से कहा कि नहीं, अभी रहने दीजिए। चिन्मय ने फिर पूछा कि क्या बात है, क्या आपका मन भारी हो रहा है? अगर ऐसा था तो आप कुछ दिन और घर पे रुक सकती थी। ये सुनते ही मालती ने एक पल के लिए अपनी नजरें उठाईं और फिर तुरंत नीचे झुका ली। चिन्मय ने किसी बहुत ही भोले इंसान की तरह कहा कि भाई, मेरी बात तो अलग है, क्योंकि मैं तो नौकरी पेशा आदमी हूँ, मुझे तो हर हाल में मंगलवार को ड्यूटी पर लौटना ही था, लेकिन आपके लिए तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। मालती ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और बिल्कुल चुप रही। चिन्मय ने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, अब जब आप आ ही गई हैं तो थोड़ा आराम कर लीजिए। उठिए, मैं आपके लिए दरी बिछा देता हूँ, आप जरा इत्मीनान से बैठिए। मालती ने फिर से कहा कि अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन चिन्मय कहाँ मानने वाला था। उसने अपने तकिए के नीचे बिछी हुई वो सुंदर सी दरी निकाली और मालती के लिए बिछा दी। उसने तकिया भी बहुत सलीके से लगाकर कहा कि थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, मैं गरीब तो बस हमेशा ही आपकी दया और मेहरबानी का भूखा रहता हूं। मालती ने झल्लाते हुए कहा कि ओहो, तो अब मैं क्या करूं? और वो उठकर उस बिस्तरे पर बैठ गई। मालती ने पूछा कि
और आप कहाँ बैठेंगे? चिन्मय ने कहा कि अरे मैं भी तो बैठूंगा, और वो मालती के ठीक सामने वाली गद्देदार सीट पे जाके बड़े मजे से बैठ गया। मालती ने तंज कसते हुए कहा कि बहुत खूब, मतलब आपने अपना ये सारा राजपाट मेरे लिए छोड़ दिया। ये दरी आपकी है और तकिया भी आपका है। चिन्मय ने थोड़ा झुककर कहा कि राजपाट? अरे आप भी क्या बात करती हैं? अगर मैं आपके लिए अपनी जान भी दे दूं तो भी मेरे दिल की हसरत कभी पूरी नहीं होगी। मालती ने नजरें चुराते हुए कहा कि हाँ वो तो है ही। चिन्मय ने एक गहरी सांस ली और पूछा कि अच्छा मालती देवी, आप ही बताइए कि इन पूरे 5 सालों में हमारी मुलाकात कभी और क्यों नहीं हो पाई? क्या हम पहले नहीं मिल सकते थे? मालती ने बहुत ही रूखेपन से कहा कि हर चीज अपने सही वक्त पर ही होती है। लेकिन बातों ही बातों में अचानक उसके मुंह से निकल गया कि लेकिन ये तो बताइए कि इस बार आपकी वो शादी पक्की क्यों नहीं हो पाई? ये सवाल पूछते ही मालती को अपने कानों की लौ गर्म महसूस होने लगी। चिन्मय ने बहुत ही हैरत से उसकी तरफ देखा और पूछा कि आपको ये बात कैसे मालूम हुई? मालती को जवाब देने में थोड़ी सी झिझक तो हुई, लेकिन फिर उसने खुद को संभालते हुए बहुत ही सादे लहजे में कहा कि क्योंकि मैं उस लड़की को जानती हूं। चिन्मय ने चौंक कर कहा कि अच्छा, क्या सचमुच? काश मेरी भी उससे कोई जान पहचान हो पाती। मालती ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर आप कहें तो मैं खुद ही आप दोनों की जान पहचान करवा दूं। चिन्मय ने बहुत ही अदब से कहा कि मालती देवी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अभी के लिए उन मोहतरमा को थोड़ी हिफाजत से रहने दीजिए, बाद में देखा जाएगा। मालती ने हैरानी से पूछा कि अरे क्यों, क्या आपको उनके साथ शादी मंजूर नहीं है? चिन्मय ने सिर हिलाकर कहा कि जी नहीं। मालती ने चुटकी लेते हुए पूछा कि ओहो, तो क्या आपको वो लड़की पसंद नहीं आई? चिन्मय ने सादगी से कहा कि अरे मैंने तो उसे अभी तक देखा भी नहीं है। मालती ने कहा कि अरे देखा नहीं है तो क्या हुआ, उसके बारे में कुछ तो सुना ही होगा। चिन्मय ने फिर से इनकार करते हुए कहा कि मैंने तो उसके बारे में कुछ सुना भी नहीं है। मालती की आंखें हैरत से बड़ी हो गई और वो बोली कि आपने कुछ सुना भी नहीं है? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आपको ये भी नहीं मालूम कि वो लड़की कौन है? चिन्मय ने कहा कि अरे जब मुझे कुछ बताया ही नहीं गया तो भला मुझे कैसे मालूम होगा? मालती ने तंज कसते हुए कहा कि आपको कैसे मालूम होगा ये बात? क्या मैं बताऊंगी? तो फिर आप ये बताइए कि आप इतनी दूर कलकत्ते से दौड़कर यहाँ क्यों आए थे? चिन्मय ने एक लंबी सांस ली और बोला कि मैं तो अपनी माँ की बीमारी की खबर सुनकर भागा भागा आया था, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि। मालती ने बीच में ही बात काटते हुए बड़ी ही बेचैनी से पूछा कि क्या पता चला आपको? चिन्मय ने मुस्कुराते हुए कहा कि क्या आप इसी तरह बेकार की बातों में ही सारा सफर गुजारने का इरादा रखती हैं? मालती ने बिगड़कर कहा कि बेकार की बातें? अरे भाई, किसी इंसान की जिंदगी और मौत का सवाल है और आपको ये बेकार की बात लग रही है? चिन्मय ने चौंक कर कहा कि जिंदगी और मौत? ये जिंदगी और मौत का सवाल कहां से आ गया? मालती ने ताना मारते हुए कहा कि और नहीं तो क्या, आप तो बड़ी आसानी से उसे ठुकरा कर चले आए और उस बेचारी लड़की ने रोते हुए मुझसे कहा था कि अब वो अपनी जान दे देगी। चिन्मय ने हंसते हुए कहा कि आप भी ना खूब मजाक करती हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने उसे नहीं ठुकराया है, बल्कि उसी ने मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिलाया है। मालती ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा कि वो कैसे भला? चिन्मय ने कहा कि वो कैसे तो फिर पूरी बात सुन लीजिए। जैसे ही मैं घर पहुंचा तो मां ने मुझे बताया कि मेरी बीमारी की खबर तो बस एक बहाना थी, असल में तो हमने तुझे लड़की देखने के लिए बुलाया है। ये सुनकर मैंने चौंक कर पूछा कि इसका क्या मतलब है? तो मां ने कहा कि मतलब ये है कि हमने तेरे लिए रूप और गुण से भरी हुई एक बहुत ही अच्छी लड़की ढूंढी है। मां की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि मैंने तुरंत उन्हें रोक दिया। मैंने साफ साफ कह दिया कि ये नामुमकिन है और मैं अभी किसी भी कीमत पर शादी नहीं करूंगा। फिर काफी देर तक हमारी कहासुनी होती रही और रूठने मनाने का सिलसिला चलता रहा। आखिर में जब माँ और पिताजी परेशान होकर ये सोच रहे थे कि अब दी हुई जबान वापस कैसे लें और ये शादी कैसे तोड़े, तभी अचानक से ये खबर आ गई। खबर मिली कि वो लड़की खुद ही अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं है। अब तो आपको तसल्ली हो गई ना कि अब हम इस किस्से पे पर्दा डाल सकते हैं। मालती ने मुंह बनाकर कहा कि चिन्मय ने अपना सूटकेस खोला और एक किताब निकालते हुए बोला कि तो ठीक है, फिर आप जो चाहें कहती रहिए, मैं तो अपनी किताब पढ़ रहा हूं। मालती ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा कि अच्छी एक बात तो बताइए,
आपको ये बात तो पक्का मालूम होगी कि वो लड़की पटना की ही रहने वाली है। चिन्मय ने बिना किताब से नजर हटाए कहा कि नहीं। मालती ने हैरत से कहा कि क्या आपको इतना भी नहीं मालूम? चिन्मय ने फिर से एक लफ्ज में जवाब दिया कि नहीं। चिन्मय ने बहुत ही शांत स्वर में कहा कि मुझे मालूम है कि वो लड़की पटना की है। मालती ने आंखें बड़ी करके कहा कि वो तो मैं देख ही रही हूं कि आपको सब कुछ मालूम है। फिर उसने थोड़ा चुटकी लेते हुए पूछा कि लेकिन क्या आपको ये जानने की रत्ती भर भी इच्छा नहीं है कि वो लड़की कैसी दिखती है और क्या करती है, या फिर वो किसकी बेटी? चिन्मय ने साफ साफ इनकार करते हुए कहा कि जी नहीं। मालती ने पूछा कि लेकिन क्यों? चिन्मय की आंखों में एक शरारत की चमक दौड़ गई। उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा कि क्या आप सचमुच जानना चाहती हैं कि क्यों? असल में मैं एक लड़की को जानता हूं जो इस पूरी दुनिया में बेमिसाल है और जिसके जैसी कोई दूसरी नहीं है, और वो भी इत्तेफाक से पटना में ही रहती है, इसलिए बस। ये सुनते ही मालती की आंखों में भी एक अजीब सी चमक आ गई। उसने तुरंत पलटकर कहा कि और अगर मैं कहूं कि वो बेमिसाल लड़की और आपके लिए ढूंढी गई वो लड़की दोनों एक ही इंसान है तो? ये बात कहते ही मालती का गोरा चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने अपनी नजरें झुका ली। चिन्मय ने अचानक अपने मोटे शीशे वाले चश्मे के पीछे से मालती की तरफ बहुत ही ध्यान से देखा। वो काफी देर तक उसे देखता रहा और फिर बहुत ही धीमी आवाज में बोला कि क्या सचमुच? मालती ने कोई जवाब नहीं दिया और बहुत ही उदास और बेरुखी से नजरें फेरकर दूसरी तरफ देखने लगी। चिन्मय ने फिर से जोर देके पूछा कि क्या ये बात सच है? मालती अब भी बिल्कुल चुप रही। चिन्मय ने थोड़ी देर रुककर एक गहरी सांस ली और कहा कि अच्छा, तो ये बात है। उसके बाद बहुत देर तक उन दोनों के बीच एक भारी सन्नाटा पसरा रहा। उन दोनों की नजरें बस बाहर के नज़ारों पर टिकी हुई थीं। ट्रेन की वो छुक छुक आवाज धीरे धीरे और ज्यादा भारी और कर्कश होने लगी और फिर एकदम से धीरी पड़ गई। आखिर में एक जोरदार झटके के साथ ट्रेन एक स्टेशन पर आकर रुक गई। चिन्मय जो इतनी देर से बहुत ही गंभीर चेहरा बनाए बैठा था, वो उसी गंभीर चेहरे के साथ डिब्बे से नीचे उतरकर प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो गया और जब तक ट्रेन दोबारा चलने को तैयार नहीं हुई, वो वहीं बुत बना खड़ा रहा। जैसे ही ट्रेन चलने लगी तो चिन्मय वापस डिब्बे में चढ़ गया। उसके चढ़ते ही मालती ने पूछा कि मुझे लग रहा है कि शायद मेरा यहां होना आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चिन्मय ने कहा कि अरे तौबा तौबा, ऐसा कैसे हो सकता है भला? मालती ने कहा कि तो फिर आप इस तरह क्यों बर्ताव कर रहे हैं? चिन्मय ने पूछा कि कैसा बर्ताव? मालती ने कहा कि आपकी बातें और आपका ये बर्ताव दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। चिन्मय ने बस इतना कहा कि जी नहीं। मालती ने पूछा कि लेकिन क्यों? चिन्मय ने कहा कि अरे ये बात तो आप मुझसे बेहतर जानती हैं। मालती हैरत में पड़ गई। उसने चिन्मय की आंखों में देखते हुए बहुत ही मीठी और नरमी भरी आवाज में पूछा कि क्या आप मुझसे रूठ गए? चिन्मय ने जिस अंदाज में गुस्सा लफ्ज दोहराया, उसे सुनकर ऐसा लगा मानो दुनिया में इससे ज्यादा हैरानी की कोई और बात हो ही नहीं सकती। उसने कहा कि भला मैं गुस्सा कैसे कर सकता हूं? मेरे जैसा एक मामूली और अभागा इंसान जो इतना नाकाबिल है कि बंगाल का एक मर्द होकर भी जिसकी शादी नहीं हो पा रही है, वो भला क्या गुस्सा करेगा? चिन्मय की ये बात सुनकर मालती को सारी बात समझ में आ गई। उसके सीने में खुशी की एक बहुत ही मीठी और तेज लहर दौड़ गई। एक अजीब सी मीठी शर्म ने उसके पूरे तन बदन को भिगो दिया। वो थोड़ी देर तक चुप रही और फिर किसी छोटी बच्ची की तरह बोली कि अरे मुझे क्या मालूम था। और फिर उसने तुरंत अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छिपा लिया और उसे तकिए में धंसा दिया। बहुत देर बाद मालती को महसूस हुआ कि चिन्मय ने बड़े ही प्यार से उसके सिर पर अपना हाथ रख दिया था। चिन्मय ने बहुत ही धीमी और मीठी आवाज में कहा कि मालती, मेरी बात सुनो। मालती ने तकिए में मुंह छिपाए हुए ही दबी हुई आवाज में कहा कि हाँ कहिए। चिन्मय ने पूछा कि अब जब तुम्हें सारी बात मालूम हो ही गई है तो क्या अब भी तुम्हारे फैसले में कोई बदलाव आया है या नहीं? मालती ने शर्माते हुए कहा कि मुझे कुछ नहीं मालूम। चिन्मय ने मुस्कुराते हुए कहा कि लेकिन मुझे तो सब कुछ मालूम है। मालती ने तकिए में मुंह और ज्यादा धंसा लिया और फुसफुसाते हुए बोली कि अच्छा तो फिर ठीक है। चिन्मय ने फिर से चिढ़ाया और पूछा कि क्या तुम यह नहीं सुनना चाहोगी कि मुझे क्या मालूम है? मालती ने जोर देकर कहा कि बिल्कुल नहीं। चिन्मय ने पूछा कि क्या तुम पक्का कह रही हो? मालती ने भी उसी अंदाज में कहा कि हाँ पक्का। चिन्मय ने हंसते हुए कहा कि तो इसका मतलब है कि अब मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। मालती ने फिर से अनजान बनते हुए कहा कि मैंने कहा ना कि मुझे कुछ नहीं मालूम। चिन्मय ने कहा कि नहीं, तुम्हें सब कुछ मालूम है, तुम बहुत शरारती हो गई हो। ये कहते हुए चिन्मय ने थोड़ा जोर लगाकर मालती के चेहरे के आगे से वो तकिया हटा दिया। फिर उसने बहुत ही नरमी से अपना एक हाथ मालती के हाथों पर रख दिया
और वे दोनों चुपचाप वहीं बैठे रहे। ठीक 2 दिनों के बाद अबनी बाबू और उनकी पत्नी के नाम एक खत आया। उस खत में लिखा था, मेरे प्यारे माँ और बाबूजी, मैंने आप दोनों की बात ना मानकर जो बहुत बड़ी गलती की थी, उसके लिए मेरा मन अब बहुत पछता रहा है। अब आप लोगों की जो भी मर्जी हो, आप बेफिक्र होकर वही फैसला कर सकते हैं, क्योंकि मेरी तरफ से पूरे मन से हाँ है। आपकी प्यारी बेटी मालती। और उसी दिन उधर कलकत्ते में चिन्मय की माँ को भी एक खत मिला। उस खत में लिखा था, माँ, अगर उन लोगों की तरफ से कोई इनकार नहीं है तो मेरी तरफ से भी शादी के लिए कोई ना नहीं है। मैंने बहुत गहराई से सोचा और मुझे लगा कि जब एक ना एक दिन मुझे शादी करनी ही है तो फिर अभी इनकार करके मैं तुम्हें क्यों दुख पहुंचाऊं। अब मुझे वो लड़की देखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारी पसंद है वही अब मेरी भी पसंद है। तुम बस जितनी जल्दी हो सका शादी का कोई पक्का दिन तय करके मुझे बता देना, ताकि मैं उसी हिसाब से अपनी छुट्टियां और बाकी इंतजाम कर सकूं। तुम्हारा बेटा चिन्मय। समाप्त।